प्रदान किया जा रहा है। प्रशिक्षक को शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के साथ साथ प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण यानी जो टीओटी प्रमाणीकृत होना अनिवार्य किया गया है। कौशल प्रशिक्षण केंद्रों में प्लेसमेंट ऑफिसर की अनिवार्यता की गई है, जिससे कौशल प्रशिक्षण के पश्चात नियोक्ताओं द्वारा प्रशिक्षित हितग्राहियों की नियोजन किया जा सके। कौशल प्रशिक्षण के साथ साथ संबंधित कोर्स में बाजार आधारित व्यवहारिक ज्ञान हेतु प्रशिक्षणार्थियों को मूल्यांकन के पूर्व न्यूनतम 7 दिवस का ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है। राज्य में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अतिरिक्त केंद्र शासन की विभिन्न योजना जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना जिसके तहत 18 ट्रेडों में ट्रेनिंग, पीएम जनमन योजना, नल जल मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत भी राज्य के युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं को राज्य शासन की नियत निलानार योजना के तहत 5000 से अधिक युवाओं का सर्वे कर कौशल प्रशिक्षण हेतु इच्छुक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस प्रकार से राज्य में कौशल विकास कार्यक्रमों की गुणवत्ता एवं रोजगार सुनिश्चित करने की सरकार की मंशा एवं हमारे प्रदेश की चहुमुखी विकास के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस दिशा में कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यशाला के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देता हूं। पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आप सभी को स्वागत करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके उद्बोधन और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की विभिन्न विकास योजनाओं जो कि कौशल विकास उन्नयन से संबंधित है उनके बारे में आपने विस्तृत जानकारी दी, इसके लिए आपका पुनः धन्यवाद। और अब हम पूरे सम्मान के साथ और तालियों की आवाज के साथ आमंत्रित करते हैं डॉक्टर सोनिया पंत जी को, प्रोग्राम डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट नीति आयोग। कृपया आएं और संबोधन के साथ इस कार्यशाला पर भी प्रकाश डालें। नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री विष्णुदेव साई जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तकनीकी शिक्षा रोजगार एवं प्रशिक्षण मंत्री श्री विजय शर्मा जी, डॉक्टर भारती दासन जी सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट एंड टेक्निकल एजुकेशन, श्री विजय दयाराम जी सीईओ ऑफ CSSDA, छत्तीसगढ़ सरकार के अन्य गणमान्य प्रतिनिधिगण, सारे डिग्नेटरीज और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, नीति आयोग स्टेट सपोर्ट मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में यूथ, विमेन और ट्राइबल के लिए स्किलिंग, एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड पर आयोजित इस महत्वपूर्ण वर्कशॉप में आपका स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत गौरव का अनुभव हो रहा है। स्टेट सपोर्ट मिशन नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य राज्यों को उनके सोशल और इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड अप्रोच के तहत सहायता करना और सहयोग प्रदान करने का हमारा मोटिव है। मैं रायपुर में आप सबके बीच उपस्थित होकर स्वयं को सम्मानित महसूस कर रही हूं और छत्तीसगढ़ स्टेट स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी CSSDA का इस वर्कशॉप में सह आयोजन के लिए हार्दिक धन्यवाद देती हूं। यह वर्कशॉप छत्तीसगढ़ की विशिष्ट डेमोग्राफी और आर्थिक क्षमताओं को कौशल विकास के रास्तों से जोड़ने के लिए एक प्रयास है जिसके उद्देश्य रोजगार की संभावनाएं बढ़ाना, उद्यमिता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहित करना और सस्टेनेबल लाइवलीहुड सतत आजीविका को सुनिश्चित करना है। ये वर्कशॉप विभिन्न सरकारी विभागों, समुदाय प्रतिनिधि जिनको हमने आज सुबह सुना और थिंक टैंक्स को एक मंच पर लाकर ठोस समाधान पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करती है। हमारे ध्यान में इस वर्कशॉप में 3 प्रमुख केंद्र बिंदु हैं। युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के अवसर यानी कि एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ ऑफ द स्टेट, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, विमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड जनजातीय आजीविकाएं यानी कि ट्राइबल लाइवलीहुड।
हम इन 3 प्रमुख पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। हमारी सभी सामूहिक प्रयासें जो भी हम स्टेट लेवल पर नीति आयोग कर रहा है, वो सब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री की विजन विकसित भारत वर्ष 2047 के अंतर्गत हो रहा है। ये एक नेशनल विजन है जो हमें प्रेरणादायक आह्वान कर रही है। जब भारत अपने 100 वर्ष आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब हमारा भारत एक इंक्लूसिव ग्रोथ, इनोवेशन से लेस, सस्टेनेबल और सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस जैसे सभी पिलर्स के ऊपर हमारी ग्रोथ आधारित हो। विकसित भारत केवल आर्थिक विस्तार यानी कि इकोनॉमिक एक्सपेंशन का सपना ही नहीं है। यह एक विचार है जो सुनिश्चित करता है कि हम सब सारे नागरिक, चाहे वो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र, किसी भी लिंग या सामाजिक ग्रुप के हों, उन सभी को प्रगति पर चलने के लिए इक्वल यानी कि समान अवसर प्राप्त हो। आज की यह वर्कशॉप इसी ब्रॉडर मिशन का एक लघु रूप है। राष्ट्रीय लक्ष्यों को स्थानीय कार्यान्वयन में बदलना और नीति को जमीनी प्रभाव में परिवर्तित करना, यही इस वर्कशॉप का लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत प्रगति करी है और ये एक अग्रणी यानी कि एक प्रॉमिसिंग राज्य के रूप में सामने आया है। आपके सामने मैं एक फैक्ट पेश करना चाहूंगी। आप सब जानते हैं एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में छत्तीसगढ़ एक परफॉर्मर स्टेट से आगे बढ़कर एक फ्रंट रनर स्टेट की कैटेगरी में आया है। ये दिखाता है कि जो काम इस स्टेट में हुए हैं वो जमीनी तौर पर इंडिकेटर्स में इंप्रूवमेंट्स लेकर आ रहे हैं। आप सब ये जानते हैं कि 15 से 29 इयर्स की आयु में लगभग 70 से 71 लाख लोग इस स्टेट में हैं, यानी कि यहाँ पर बहुत अधिक युवा आबादी है और इस स्टेट का करीब 62% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है। इसका ये मतलब हुआ कि ये स्टेट एक ऐसे लेवल पर है कि ये अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठा सकता है और इस लाभ उठाने के लिए यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं और इन संभावनाओं को रियलाइज करने के लिए हमें इंडस्ट्रियल और एंटरप्रेन्योरियल डिमांड यानी कि जो आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार ही हमें कौशल विकास की पहलों को आगे बढ़ाना है। आदिवासी समुदाय राज्य के कुल जनसंख्या का 30% से अधिक है और ये समुदाय मुख्यतः दूर दराज वन क्षेत्रों में स्थित हैं। सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त और क्षेत्रीय विशिष्ट प्रशिक्षण यानी कि कल्चरली रेलेवेंट एंड रीजन स्पेसिफिक ट्रेनिंग कार्यक्रम आदिवासी युवाओं को सम्मानजनक रोजगार से जोड़ने में सहायक हो सकते हैं, साथ ही राज्य को आर्थिक प्रगति की ओर भी लेकर जाएंगे। एक बात मैं आपके सामने और प्रस्तुत करना चाहूंगी। हम ये सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य खनिज संसाधनों यानी कि माइनिंग में समृद्ध राज्य है और भारत के कोयले का 20%, आयरन ओर का लगभग 17% और देश के टिन उत्पादन का 100% योगदान कर रहा है। माइनिंग क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में 2023-24 में करीब 7,000 करोड़ से अधिक रेवेन्यू उत्पन्न किया है। इसीलिए औद्योगिक संबंधी तकनीकी कौशल यानी कि इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किलिंग के साथ ये राज्य जिम्मेदार खनन प्रथाओं को बढ़ावा दे सकता है, साथ ही स्थानीय रोजगार सृजन और क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा दे सकता है। अंत में मैं नीति आयोग के कार्यक्रमों के बारे में आपको बताना चाहूंगी। नीति आयोग का आकांक्षी जिला प्रोग्राम यानी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम का उद्देश्य भारत के सभी पिछड़े जिलों को सामाजिक आर्थिक संकेतों में सुधार करना है। नीति आयोग कौशल विकास, श्रम एवं रोजगार विभाग यानी कि एसडीई डिवीजन ने आकांक्षा रूरल स्किलिंग एंड इनोवेशन सेंटर छत्तीसगढ़ में स्थापित करने का एक प्रस्ताव किया है, जो आकांक्षी जिला आकांक्षी ब्लॉक के तहत एक विशेष पहल के रूप में कार्य करेगा। इस केंद्र को हम एक कैटालिटिक हब की तरह देखते हैं जो जनजातीय युवाओं, महिलाओं और स्थानीय कारीगरों को डिमांड ड्रिवन स्किलिंग प्रदान करेगा, जिससे वो न केवल रोजगार
उनको जिससे ना केवल रोजगार मिलेगा बट एंटरप्रेन्योरियल टैलेंट भी उनमें डेवलप होगा, जिससे वो खुद का उद्यम खोल सके। इस क्षेत्र के उपयुक्त क्षमता, जो अनटैप्ड पोटेंशियल है इस इंटायर क्षेत्र का, उसको हम लोग अनलॉक कर सके। इसी के अंतर्गत नीति आयोग के एसडी डिवीजन ने एक प्रस्ताव दिया है कि जिला कोंडागांव में ये एक आरएसएनआई सेटअप हो। मित्रों, एंड में मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारा यही लक्ष्य है कि ये वर्कशॉप छत्तीसगढ़ को एक मोर स्किल्ड, सेल्फ रिलायंट और एम्पावर्ड फ्यूचर की विजन को साकार करने में मदद करे। और मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूं कि नीति आयोग हमेशा प्रतिबद्ध है छत्तीसगढ़ स्टेट को इस उनके प्रयास में सहयोग करने के लिए। और आज का जो ये अवसर है, ये हमें दृष्टिकोण को कार्यान्वयन, राज्य को केंद्र और समुदाय और संस्थानों के बीच समन्वय यानी कि कन्वर्जेंस एस्टैब्लिश करने का ये एक अवसर प्रदान कर रहा है। हम सब चाहेंगे कि आप सब इस वर्कशॉप में आप पार्टिसिपेट करें, अपने व्यूज और कमेंट्स हमको दें, जिससे कि हम सब मिलकर इस वर्कशॉप को एक सक्सेसफुल कंक्लूजन की ओर लेके जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सोनिया मैम। आपने छत्तीसगढ़ के बारे में और छत्तीसगढ़ के जो खनिज संसाधन के बारे में आंकड़ों के आधार पर जो जानकारी दी है, और हमें बहुत खुशी है और गौरव का अनुभव हम कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की इन उपलब्धियों को दिल्ली ने रेखांकित किया है, नीति आयोग ने रेखांकित किया है। आपके उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच दर्शक दीर्घा में हमारे बीच मौजूद हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सचिव श्री राहुल भगत जी। हम पूरे सम्मान के साथ आपको मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं। कृपया मंच पर आने का कष्ट करें श्री राहुल भगत जी। और सीओ स्किल श्री विजय सर से हम निवेदन करेंगे राहुल सर के स्वागत के लिए। और इसके साथ ही हम अगली कड़ी में उद्बोधन के लिए पूरे सम्मान के साथ और तालियों की आवाज के साथ आमंत्रित कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के माननीय उप मुख्यमंत्री और कौशल विकास और रोजगार विभाग के मंत्री माननीय श्री विजय शर्मा जी को। बोली भारत माता की। आज के कार्यक्रम में हम सबके बीच विराजमान हमारे प्रदेश के मुखिया और छत्तीसगढ़ की सरकार के मुखिया, जिन्होंने पूरे प्रदेश को विभिन्न आयामों में इतनी गति से आगे बढ़ाया है कि मैं सोचता हूं कि आश्चर्यचकित होते होंगे हमारे प्रदेश से बाहर के लोग। आज जब हम कौशल उन्नयन की दिशा में ये कार्यशाला कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हमको छत्तीसगढ़ में इसको शीघ्रता से आगे बढ़ाना है, क्योंकि बहुत बड़ी हमारे लगभग 70 लाख युवा हमारे छत्तीसगढ़ में है और उन सबको कौशल के क्षेत्र में उन्नत करना है। उसी समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय विभिन्न स्थानों पर जाकर के ऐसी बड़ी कंपनियों से चर्चा करके उनका यूनिट छत्तीसगढ़ में हो, इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अब तक वो बताएंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय कि कितने 100 करोड़ की राशि छत्तीसगढ़ में, कितने 1000 करोड़ की राशि का इन्वेस्टमेंट का एमओयू छत्तीसगढ़ में हो चुका है। वो सारी कंपनियां जब बनकर खड़ी होंगी तो छत्तीसगढ़ के ही युवा उसमें काम कर रहे होंगे। ये दोनों ही बातें एक साथ आगे समानांतर बढ़ रही हैं। मैं सोचता हूं कि ये दोनों रेखाएं आकर जिस दिन मिलेंगी, उस दिन हम आज जो कार्यशाला कर रहे हैं वो, और माननीय मुख्यमंत्री जी हजारों करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ में ला रहे हैं, उसके लिए उपयुक्त माहौल बनाकर दे रहे हैं। ये दोनों ही बातें एक साथ याद की जाएंगी। ऐसे हमारे मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी का मैं हृदय से आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी से निवेदन करता हूं कि जोरदार तालियों के साथ एक बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आप स्वागत करें। इन विषयों पर बड़ी गंभीरता से काम करते हुए विभाग के सचिव भारतीय दासन जी मंच पर विराजमान है। डॉक्टर सोनिया पंत जी, मतलब नीति आयोग जब से भारत में 2015 से भारत में बना है, और हमारे छत्तीसगढ़ में सुब्रमण्यम BVR सुब्रमण्यम जी थे जो अभी CEO हैं नीति आयोग के, वो वहां पर काम कर रहे हैं।
तो मैंने अनेक मुलाकातें की, हमारे अनेक कार्यक्रमों में वो आए यहाँ छत्तीसगढ़ में, और उनका विजन भी बहुत गजब है, और नीति आयोग का भी पूरा इंक्लूसिव विजन भी बहुत ही इनोवेटिव, नवाचार युक्त है। ऐसे डॉक्टर सोनिया पंत जी हम सबके बीच में प्रोग्राम डायरेक्टर हैं, आई हैं, उनका भी हृदय से स्वागत करता हूं। आदरणीय हमारे राहुल भगत जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निकटस्थ सहयोगी, उनका भी हृदय से अभिनंदन है। आदरणीय श्री विजय दियाराम जी, सीईओ हैं हमारे स्किल डेवलपमेंट के, उनका भी मंचासीन है, उनका भी हृदय से स्वागत है। और आप सभी साथियों का, मीडिया के साथियों का, सभी अधिकारियों का, विभिन्न प्रदेशों से आए सभी स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करने वाले साथियों का, अनेकों कंपनियों से आए जो लोग हैं, जिनका आज एमओयू भी आज यहाँ होना है, उनका भी हृदय से स्वागत करता हूं। और विशेष रूप से ये जो कौशल उन्नयन का विभाग है, माननीय केदार कश्यप जी को आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक में भेजा है, अन्यथा वो भी हम सबके बीच में होते। इस बीच में जो टेक्निकल एजुकेशन है और DDGU के दीनदयाल कौशल विकास, ग्रामीण कौशल विकास योजना, इसको मैं देखता हूं विभाग के नाते। जो भी है, मसला यह है कि हमारे छत्तीसगढ़ की आवश्यकताएं क्या है, कैसा होना चाहिए, पूरे प्रदेश में क्या होना चाहिए, अभी तक छत्तीसगढ़ क्या कर रहा है, तो मैं एक दो चीजें अपनी जरूर बताना चाहता हूं। टेक्निकल एजुकेशन के फील्ड में काम करते हुए उस विभाग के माध्यम से हम लोगों ने एक आई हब बनाया। आई हब का जो गुजरात का मॉडल है, आप लोग गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा। इनोवेटिव मतलब छत्तीसगढ़ के किसी लड़के, किसी लड़की के मन में दूर गांव जंगल में कोई विचार आता है कि ये ऐसे किया जा सकता है। अब उस नए विचार का पोषण कैसे हो, उस नए विचार को लेकर के वो कहां जाए, वो नए विचार उसको भूमि पर आने के लिए, वह जो बीज मन में आया है वह धरातल पर उतर आए, मूर्त रूप ले ले, इसके लिए वह व्यथित है, वह उत्साहित भी है, वो कहां जाए। तो ऐसे सारे नवाचारियों के लिए जो स्थान बना है वो छत्तीसगढ़ आई हब बना है। उसका यूनिट हम अभी इस महीने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रारंभ करने वाले हैं। बाद में भवन बनेगा, सब कुछ होगा, परंतु ऐसे किसी भी नवाचार वाले विचार को लेकर के जब कोई व्यक्ति वहां आएगा तो उसको उसकी उन विचारों की फीजिबिलिटी देख करके, वो कितना फीजिबल है ये देख करके उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद बैंक लोन भी उनको मिल सकता है, कुछ सब्सिडी भी, कुछ लोन, कुछ ग्रांट भी सरकार की ओर से मिल सकता है, काम करने की जगह मिल सकती है, और इन सारी चीजों के साथ वो वहां रहकर और अपने उस विचार के करस्पॉन्डिंग प्रोटोटाइप डिजाइन कर सकता है। और जितने भी यहाँ पर स्थानीय नौजवान एंटरप्रेन्योरशिप करने वाले नौजवान इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वह भी उसमें जुड़े हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि प्रोटोटाइप जब उनका बनकर उस विचार का तैयार होगा तो उसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन करने के लिए वो कंपनियों के साथ अनुबंध कर पाएंगे, और कॉमर्शियल प्रोडक्शन करके एक यूनिट वो शुरू कर पाएंगे, एक बिजनेस वो शुरू कर पाएंगे। इसलिए आई हब शुरुआत किया गया है। मई महीने में इसका औपचारिक उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों हो जाएगा। इसके साथ ही साथ बहुत हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, प्रैक्टिकली जो बात समझ में आती है, मुर्गी बेचने वाले अगर एक जगह मुर्गी फार्म बना करके और वहीं प्रोडक्शन करके और वहीं से बेच दिया तो जनता को क्या लाभ हुआ। इसमें बड़ी स्पष्टता के साथ, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बस्तर में बैठक ली, उन्होंने स्पष्ट किया बस्तर में बस्तर मॉडल लागू होगा। अगर किसी को ऐसा करना भी है, वहां पर पोल्ट्री फार्म भी डालना है, तो बस्तर के दूर गांव में बसे लोगों के घर में मुर्गी पलना चाहिए, और वो मुर्गी यहाँ पर एक साथ एकत्रित होकर के आगे बढ़ना चाहिए, आगे बिकना चाहिए। इस मॉडल को तैयार किया जाना चाहिए। इस तरह के मॉडल तैयार किए जाने चाहिए, जैसे कि बजाज का बल्ब होता है, जैसे कि लिज्जत का पापड़ होता है, घरों में बनता है, सील मोहर उसका स्टैंडर्ड फिक्स है, और वो एक उस स्टैंडर्ड के बाद आकर के एक जगह सील लग करके फिर उसकी मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स, ये सब उसकी चिंता की जाती है। जिसमें लोग जुड़े, जिसमें जनता जुड़े, जिसमें गांव का व्यक्ति जुड़े, जिसमें गरीब जुड़े, जिसमें उसके हाथ में स्किल हो। स्किल मतलब किसी एक जगह पर, एक स्थान पर जाकर के वीटीपी जो हम बनाकर चलते हैं, अभी वीटीपी का कॉन्सेप्ट हो गया कि एक कमरे में रखा कंप्यूटर, ये सब मिलाकर वीटीपी। जबकि वीटीपी का कॉन्सेप्चुअली विषय ये था कि अगर कोई व्यक्ति
मैकेनिक है और एक सड़क के किनारे उसकी दुकान है मैकेनिक की, मोटरसाइकिल बनाने की दुकान, तो वो वीटीपी हो सकता है। और वहां पर एक व्यक्ति पंजीकृत हो सकता है वहां पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए, वो उसका प्रशिक्षक हो सकता है और इसको मान्यता देनी चाहिए। तो ये वीटीपी होना चाहिए भाई, इस तरह का वीटीपी होना चाहिए। जो जहां प्रैक्टिकली काम कर रहा है वो वीटीपी होगा। एक कमरे में रखा कंप्यूटर और उसमें कोई काम करने वाला, ये वीटीपी नहीं होता है। नीति आयोग के साथ भी और माननीय प्रधानमंत्री जी एक सीएम कॉन्क्लेव करके एक मीटिंग लेते हैं हर 3 महीने में, और जब माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि कल्पना लोक से कोई बोल रहा है। मैं सौभाग्यवश 3 ऐसी बैठकों में रहा उनके साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग गए थे, उस बैठक में रहा मैं। तो वो ऐसे बोलते हैं जैसे कल्पना लोक से कोई बोल रहा है। वो सारी बातें, सारी बारीकियां जिसको हमारे समाज में उतर आना चाहिए, वो सब बातें होती। बस्तर में अगर हम बात करें और बस्तर के माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के डेवलपमेंट के बारे में बात ना करें तो कैसे चल सकता है। अभी हमारे SRLM, NRLM जो संस्थाएं हैं, जो बहुत सारे ग्रुप हैं, उनके तरफ से हमने आग्रह किया है IIT भिलाई से कि बस्तर का कोई माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है A, और उससे बन सकता है A1, A2, A3 अप टू X व्हाटएवर। तो A से A1 बनेगा तो उसका प्रोसेस क्या होगा और उसका मशीनरी क्या होगा, आप हमारे लिए डेवलप कर दीजिए, रिटर्न डेवलप कर दीजिए। पीपल आर नोइंग दिस थिंग। आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन हो जाए, और अगर कुछ अच्छा हो सकता है तो और हो जाए। A से A2 कैसे बनेगा, इसका डॉक्यूमेंटेशन हो जाए प्रोसेस का, और इसका मशीनरी हो जाए। एक हम ऐसा MOU भी करने जा रहे हैं। A फिर B कोई माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है तो B1, B2, B3 बन सकता है, तो उसके प्रोसेस और उसके मशीनरी के बारे में ये कर करके उन्होंने हमसे कहा है कि हम ये बना कर देंगे और बस्तर में हर जगह लागू किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की ऐसी मंशा है कि जितने भी आज हमारे सुरक्षा के कैंप बस्तर में लगे हैं, आने वाले समय में वो कौशल उन्नयन के केंद्र होंगे, वह उद्योग के केंद्र होंगे। वहां बस्तर के माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को लेकर के बनाए हुए विभिन्न प्रोडक्ट्स के लिए वो स्थान निर्धारित होंगे और नौजवान वहां पर काम करते रहेंगे। ये फोर्स वहां पर बहुत दिनों के रहने की आवश्यकता भी नहीं है, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है। बस्तर जैसे ही लाल आतंक से मुक्त होगा, हर एक कैंप के माध्यम से ये चीजें अंदर तक पहुंचाई जाएंगी। हमारे कौशल उन्नयन की दिशा में ये होना चाहिए। AI ही माध्यम नहीं है, AI पर भी काम हो, ना ही नहीं है, परंतु जो आवश्यकता है, मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई है जान करके कि ड्राइविंग हम सिखाने वाले, हम क्रेन पर काम करना सिखाने वाले। बड़ी प्रसन्नता हुई इस विषय को जान करके कि हम स्थानीय आवश्यकता को, रीजन स्पेसिफिक और कल्चरली रिलेवेंट, इन चीजों पर फोकस कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ऐसा ही कौशल उन्नयन का दिशा होना चाहिए। आज आप दिन भर बैठकर आप लोग चर्चा करेंगे, इन सारे विषयों पर चर्चा हो और छत्तीसगढ़ में क्या कैसा हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस ताकत के साथ, जिस रफ्तार के साथ छत्तीसगढ़ को आगे ले जा रहे हैं, उस छत्तीसगढ़ के लिए हम कैसे कर सकते हैं, कैसे संयोजन कर सकते हैं, कैसे लोगों को उन्नत कर सकते हैं, कौशल उनका उन्नत कर सकते हैं, इस पर जरूर आज आपके इस मंथन के बाद अमृत निकलेगा, इस विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। छत्तीसगढ़ शासन की कौशल उन्नयन योजनाओं और तकनीकी शिक्षा के भविष्य के बारे में जो आपने बातें अपने संबोधन में कही हैं, हमें पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में वो 100% फलीभूत होगा। और इसके साथ ही अब अगली कड़ी में MOU होना है, और MOU सबसे पहले हम आमंत्रित कर रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा और कौशल विकास विभाग के अधिकारियों और प्रतिनिधियों को। कृपया आए और MOU की कार्रवाई करें। और इसके बाद नांदी फाउंडेशन, कौशल विकास और नेस्कॉम का होगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा और कौशल विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन के मध्य MOU होने जा रहा है।
इस एमओयू का उद्देश्य प्रशिक्षुओं को ट्रैक्टर मैकेनिक पाठ्यक्रम में अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। यह प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित स्टेट प्रोजेक्ट लाइवलीहुड कॉलेज सोसाइटी द्वारा संचालित दंतेवाड़ा, बलरामपुर और कोंडागांव जिलों में स्थापित 3 आपसी रूप से चयनित लाइवलीहुड कॉलेजों में दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में एक और उपलब्धि, एक और कड़ी जुड़ चुकी है। इसके बाद कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा विभाग और नांदी फाउंडेशन, उच्च शिक्षा विभाग और नेस्कॉम के मध्य माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट किया प्रतिनिधियों ने। और इसके बाद उच्च शिक्षा विभाग और नेस्कॉम के मध्य ये एमओयू उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को नवीनतम तकनीक से लैस कर उन्हें रोजगारोन्मुख बनाना, ताकि वे जॉब सीकर से जॉब प्रोवाइडर बन सके। नांदी फाउंडेशन, कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा विभाग के बीच ये एमओयू, नांदी फाउंडेशन के प्रतिनिधियों और विभाग के अधिकारियों के मध्य। इस ट्राई पार्टी एमओयू में कौशल विकास विभाग के 14 से 45 साल के युवा लाभान्वित होंगे। टेक्निकल एजुकेशन के आईटीआई, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के अंतिम वर्ष में पढ़ रहे छात्र छात्राएं इस एमओयू के थ्रू लाभान्वित होंगी। यह नॉन प्रॉफिटेबल ट्रस्ट है नांदी फाउंडेशन। और अब नांदी फाउंडेशन और उच्च शिक्षा विभाग, और उसके बाद नेस्कॉम और उच्च शिक्षा विभाग के बीच एमओयू। नेस्कॉम और उच्च शिक्षा विभाग, एमओयू प्रतिवेदन का आदान प्रदान होता हुआ इसमें दोनों पार्टियों की लायबिलिटीज हैं, दोनों पार्टियों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि हम उनको एक स्पेस देंगे जहां वो लैब सेटअप करके सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। इस प्रकार से यह उत्साह भरा कार्यक्रम समाप्त हुआ। धन्यवाद इस एमओयू के लिए। और आज ये जो 4 एमओयू हुए हैं, ये छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में एक नए इबारत का सूत्रपात करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और इसी के साथ अब हम सभी को संबोधित करने के लिए, आशीर्वचन के लिए और भविष्य की योजनाओं के लिए और वर्तमान में जो योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में चल रही हैं, उन पर प्रकाश डालने के लिए हम पूरे सम्मान के साथ और आदर के साथ और तालियों की आवाज के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को ससम्मान आमंत्रित करते हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। कौशल विकास को लेकर आयोजित आज के
कार्यशाला में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के ऊर्जावान डिप्टी सीएम, जिनके पास कौशल विकास और रोजगार विभाग भी है, आदरणीय श्री विजय शर्मा जी, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर एस भारतीदासन जी, नीति आयोग दिल्ली से पधारी कौशल विकास के प्रोग्राम डायरेक्टर डॉक्टर सोनिया पंत जी, कौशल विकास विभाग के सीईओ श्री विजय दयाराम, सीएम सेक्रेटरी श्री राहुल भगत जी और सभी अधिकारीगण। मुझे ज्ञात हुआ है कि आज का ये कार्यशाला कई सत्रों में चलेगा और इसमें हमारे कौशल विकास से संबंधित कई विशेषज्ञ भी आए हैं मध्य प्रदेश और उड़ीसा से, उनका भी स्वागत है। और जिनके साथ अभी एमओयू हुआ है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, नांदी फाउंडेशन, नेस्काम, उनके भी सभी महानुभावों का स्वागत है। और प्रदेश भर से आए हमारे प्रतिभागी युवा भाइयों और बहनों और मीडिया के साथियों, आज के इस कार्यशाला में आप सभी लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और ये जो कौशल विकास को लेकर आज का एक कार्यशाला आयोजित है, नीति आयोग भारत और भारत सरकार और हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के कौशल विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में मैं उनका भी आभार करता हूं, कहे कि आज के इस समय में इसकी बड़ी आवश्यकता है। आज का ये कार्यशाला युवा, महिला और ट्राइबल, ये तीनों को फोकस करके उनके कौशल विकास के लिए रखा गया है। और हम सब जानते हैं कि हमारा ये देश विश्व का सबसे बड़ा युवा देश है, सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या हमारे देश में ही है। और आज सबको सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, तो सबको रोजगार से जोड़कर उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का काम ही हम लोग कर सकते हैं। और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि भारत सरकार में भी कौशल विकास मंत्रालय का अलग से गठन है, जिसके माध्यम से पूरे देश में युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। 2013 से हम लोग भी अपने प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कौशल विकास के लिए काम कर रहे हैं। मुझे अच्छी तरह से मालूम है 2006 में हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे। तो एक बार हम लोग नवा साल में दीनदयाल शोध संस्थान, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में है, वहां पर गए थे। और वहां पर हम लोग 3 दिन तक रहे थे। और वहां पर जो हम लोगों ने देखा कि वो दीनदयाल शोध संस्थान एक संस्थान जिसके संस्थापक थे नानाजी देशमुख, जो सांसद थे कई बार के, और उन्होंने वो संस्थान खड़ा किया था। और हम लोगों को ज्ञात हुआ कि वो 500 गांव को गोद लिए हैं। और गोद लेने का मतलब कि 500 गांव का एक एक घर का, एक एक परिवार का उनके पास डाटा था। और उनका उद्देश्य था कि 500 गांव में हर
परिवार आर्थिक रूप से डेवलप हो, उनके पास जो उनका खर्च है उससे ज्यादा आय हो और उनकी रुचि के अनुसार उनके पास जो आवश्यक संसाधन था स्किल करते हुए उनको मजबूत करने का काम वो संस्था कर रही थी। और 2006 तक हमको बताया गया हम लोगों की 80 गांव को आत्मनिर्भर कर चुके हैं, 80 गांव को। तो उसका मतलब ये नहीं था कि हर परिवार को नौकरी से जोड़े, लेकिन जिस परिवार के साथ जो भी था, बंजर भूमि थी तो वहां पर फलोद्यान, वृक्षारोपण, औषधि का पौधा लगा के, और वो दीनदयाल शोध संस्थान जो कई 100 एकड़ में है उसमें हर तरह का प्रशिक्षण का कार्यक्रम वहां पर दिया जा रहा था। हर्बल प्लांट लगाने से लेकर पशुपालन, गाय पालन, मछली पालन, हर चीज। तो मेरा इसका यहाँ पर जिक्र करने का आशय ये है कि एक व्यक्ति अगर ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। और आज जब हम 2025 में हैं तो आज 2006 की हम बात कर रहे हैं। उस समय 80 गांव, एक संस्थान आत्मनिर्भर बना चुका था। आज तो और भी कितने गांव आत्मनिर्भर हो चुके होंगे। तो ये तो हमारी पूरी सरकार है, भारत सरकार है, छत्तीसगढ़ सरकार है। तो हम लोग चाहेंगे तो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो कार्यशाला है जो आज दिन भर कई सत्रों में चलेगा और इसमें हमारे कौशल विकास के कितने विशेषज्ञ आए हैं, बड़ा ये सार्थक रहेगा ये कार्यशाला, ऐसा मैं समझता हूं। और इसका लाभ निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में भी बहुत युवा हैं और आज मुझे बड़ी खुशी हुई जानकर कि महिंद्रा एंड महिंद्रा वालों के साथ एमओयू हुआ है। वो भी ट्रैक्टर बनाने का प्रशिक्षण हमारे बच्चों को देंगे। आज जहां हम लोग बात कर रहे हैं, ट्राइबल को फोकस कर रहे हैं इस कार्यशाला में, तो ट्राइबल, क्योंकि मैं भी उसी कौम से हूँ, गांव का रहने वाला हूँ, तो अच्छी तरह से मैं ट्राइबल लोगों की बात समझ सकता हूँ, जान सकता हूँ। आज जो ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं ट्राइबल समाज से, वो तो कोई ना कोई नौकरी में जुड़ ही जाते हैं, लेकिन कई लोग फेल हो जाते हैं। कोई 12वीं फेल हो गया, कोई 10वीं फेल हो गया, कोई 8वीं तक ही पढ़ पाया। तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से जो आज एमओ हुआ है महिंद्रा एंड महिंद्रा से, वो लोग ट्रैक्टर सिखाने का काम, मैकेनिक का काम करेंगे तो बहुत लाभ होगा। आज गांव-गांव में ट्रैक्टर है। आज गांव में भी लोग बैल छोड़ दिए हैं जोतना, काहे कि छोटा छोटा परिवार हो गया है। अगर बैल रखते हैं तो चराने की भी समस्या होती है, तो इसलिए वो ट्रैक्टर से खेती करना उनको आसान भी होता है और वो सस्ता भी होता है। तो ट्रैक्टर आज एक एक गांव में कई कई ट्रैक्टर हैं। तो निश्चित रूप से हमारे ऐसे क्षेत्र के बच्चे मैकेनिक का काम सीखेंगे तो बहुत उनको लाभ होगा। आज हम लोग जब गांव में देखते हैं, शहर में तो अलग बात है, लेकिन गांव में एक इलेक्ट्रिशियन खोजते हैं तो 2-2, 3-3 दिन वेट करना पड़ता है। प्लम्बर खोजते हैं तो 2-2, 3-3 दिन वेट करना पड़ता है। तो आज हम ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में प्लम्बर, आपके इलेक्ट्रिशियन, इसमें भी हम लोग प्रशिक्षित कर सकते हैं हमारे बच्चों को। हालांकि आज हमारे छत्तीसगढ़ में लाइवलीहुड कॉलेज है, ITI भी हम लोग हर ब्लॉक में करीब करीब स्थापित किए हैं और इस साल ITI को और मजबूत करने के लिए हम लोग बजट में प्रावधान भी किए हैं। ITI हमारे मजबूत होंगे, वहां पर फैकल्टी होगी तो बच्चों को ज्यादा वहां पर सीखने के लिए अवसर मिलेगा। तो और मैं समझता हूं कि ट्राइबल लोगों को जब हम फोकस कर रहे हैं, एक तो रुचि जानना पड़ेगा उनका, कहे कि रुचि के अनुसार ही उनको कौशल विकास देंगे और उसी में आगे बढ़ाएंगे तो फायदेमंद होगा। और जहां तक हमारा जो ट्राइबल है वो कोई उसको बिजनेस व्यवसाय पकड़ा देंगे तो उसमें वो फेल हो जाएगा। लेकिन अगर हम उनको पशुपालन, मत्स्य पालन, बकरी पालन, इस सब में आगे बढ़ाते हैं, कहे कि वो रुचि का उनका विषय है, उन शुरू से ही वो जुड़े हुए हैं,
तो उसमें अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं, और इस बार हम लोग छत्तीसगढ़ के बजट में ये मतलब बहुत बजट रखे हैं, बकरी पालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, इस सब के लिए भी, तो निश्चित रूप से उसमें उनको आगे बढ़ाया जाए, स्किलिंग किया जाए। पिछले दिनों का मेरा अनुभव है कि हम लोग सरकार के माध्यम से लोन तो पकड़ा दिए, टारगेट पूरा हो गया, उनको स्किल नहीं कर पाए तो सारे फेल हो गए। इसलिए अगर सरकार का कोई योजना है, लोन भी उनको देते हैं, तो उनको पहले स्किल कर लें, तब वो जाके सफल होगा। तो ये सब है। आज से मैं बहुत पहले की बात अगर करूंगा, क्योंकि मैं आज 35 साल हो गया है राजनीति के क्षेत्र में, और हमारे क्षेत्र में तो पीवीटीजी लोग भी बहुत हैं, कोरवा बिरहोर लोग हैं। उस समय की सरकार उनको सीधे बकरी पालन वगैरह दे दी, उनको कुछ अनुभव था ही नहीं, उसको मार के खा गए मार के खा गए। तो ये सब होता है, इसलिए उनको उनके रुचि के अनुसार, अलग अलग लोगों की अलग अलग रुचि हो सकता है, रुचि के अनुसार उनको स्किलिंग करेंगे। फॉरेस्ट प्रोड्यूस, सैकड़ों तरह का फॉरेस्ट प्रोड्यूस है आज हमारे क्षेत्र में। महुआ है, अब महुआ को उधर खाली वो लिकर बनाना जानते हैं, लेकिन आज थोड़ा स्किल डेवलपमेंट हुआ है। तो जसपुर में ही हमारा महिला हेल्थ ग्रुप की महिलाएं वहां पर जसप्योर के नाम से महुआ से लड्डू बना रही हैं, अचार बना रही हैं, कैंडी बना रही हैं। तो आज जो 40-50 रुपया किलो का महुआ है, वो आज 300, 400, 500 रुपया किलो बिक रहा है। तो इस तरह से अनेक फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं ट्राइबल क्षेत्र में। आपका महुआ है, इमली है, साल सीड है, उधर तरह तरह के नेचुरल जैक फ्रूट वगैरह हैं। तो ये सब में उनको हम लोग स्किलिंग करके ये सब उनको रोजगार पकड़ाएंगे, तो निश्चित रूप से उसमें वो लोग सफल भी होंगे। तो और खेती में भी इनको आगे बढ़ा सकते हैं, खेती में भी सब्जी भाजी ये सब का भी स्किलिंग करा के मतलब उनको आगे बढ़ा सकते हैं। और जहां तक युवा लोग हैं, आज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, तो एक स्किलिंग के साथ साथ एक अलग से उनके हेल्प के लिए, कहे कि मैं जानता हूं ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कॉर्पोरेशन नहीं मिला अपने को, उनको मतलब बैंक वगैरह का, तो एक बार दो बार जाने के बाद वो छोड़ देते हैं, वो ज्यादा परिश्रम करना जानते नहीं हैं। एक बार दो बार में उनको लोन वगैरह सब मिल गया, तब तो रोजगार से जुड़ते हैं, नहीं तो ज्यादा वो मतलब वो जाना भी पसंद नहीं करते हैं। तो ये सब भी देखना पड़ेगा। स्किलिंग के साथ साथ उनको बैंक वगैरह से लोन भी आसानी से मिल जाए, ये भी चिंता करनी पड़ेगी। और महिलाएं, आज महिला स्व सहायता समूह का जब से गठन हुआ है, बहुत आगे आई हैं महिलाएं भी। आज कई जगह महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ड्रोन चलाना भी आज सीख गई हैं, उससे दवाई और उर्वरक वगैरह की छिड़काव भी कर पा रही हैं। और कई जगह साबुन, अगरबत्ती ये सब बनाने का काम भी महिलाएं कर रही हैं। तो ऐसे महिलाओं की जब हम बात करते हैं, तो उनको भी चिन्हित करके कौन साबुन बनाना चाहती है, कौन महिला हेल्थ ग्रुप, कौन अगरबत्ती, कौन अचार पापड़, तो उनके रुचि के अनुसार उनको स्किलिंग करके उनको आगे बढ़ाएंगे। तो निश्चित रूप से जो आज की कार्यशाला का जो उद्देश्य है, यूथ, महिला और ट्राइबल, इनको हम लोग आगे बढ़ा पाने में सफल होंगे। और जैसा हमारे डिप्टी सीएम साहब बता रहे थे कि हमारी सरकार रोजगार पर विशेष ध्यान दे रही है। हम लोग जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो हम लोग लाए हैं, उसमें विशेषकर हमारा सरगुजा और बस्तर संभाग को फोकस किए हैं, जो जनजातीय बाहुल्य है। और जो अगर ST SC महिला, कोई दिव्यांगजन है, कोई अग्निवीर का रिटायर है, तो उनके लिए विशेष रियायत भी दिए हैं। और अगर कोई उद्यमी अपने उद्यम में 1000 रोजगार देता है, तो उसके लिए नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में 20 स्पोक की नीति लाए हैं। कई तरह की उनको सहूलियत हम लोग
दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसका फायदा आने वाले समय में होगा, ऐसा हम समझते हैं। और आज नेस्कॉम और नंदी फाउंडेशन इनके साथ भी एमओ हुआ है, उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। निश्चित रूप से उनका भी हमारे छत्तीसगढ़ को लाभ होगा। और क्योंकि कई सत्र में आप लोगों का ये कार्यशाला चलने वाला है, इसलिए मैं आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करते हुए, और ये कार्यशाला सफल हो, हमारे विशेषज्ञ लोगों की बातों को हमारे जो प्रतिभागी भाई बहन है अच्छे से सुने और आगे अपने जीवन में कोई न कोई रोजगार से जुड़े, ऐसा मुझे पूरी संभावना है।